सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक विद द क्रिया शायरी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोगों ने अभी अपना दोषों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने वात पित्त कफ देखा था। वात पित्त और कफ, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। अब कुछ ऐसे बेस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, जो हम लोग को आना ही चाहिए, क्योंकि वो पूरे आयुर्वेद में ही हमारे काम आएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि वो कॉन्सेप्ट कौन कौन सी चीज़ें हैं, और मतलब कि कहाँ पे कफ ज़्यादा होता है, कहाँ पे पित्त, कहाँ पे वात ज़्यादा होता है, क्या टाइम का इफ़ेक्ट होता है इन दोषों पे, क्या वय मतलब एज का इफ़ेक्ट होता है, क्या बल का होता है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऋतुओं का क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या इफ़ेक्ट होता है चीज़ों का त्रिदोष पर। और त्रिदोष के बारे में और भी कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बात करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है कि हाँ, यहाँ पे आपके कुछ कॉन्सेप्ट बनेंगे जो आपके हमेशा काम आएँगे, हमेशा। तो ये याद रखिए कि ये वाली वीडियो आपकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके बेस के लिए, कि आपका बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले तो त्रिदोष के कार्य हैं: विसर्गे आदान विक्षेपो सोम सूर्य अनिला यथा, धार्यन्तम जगदम देहम कफ पित्त अनिला तथा। तो वही बता रहे हैं कि विसर्ग काल और आदान काल, ये दो होते हैं। सोम मतलब सूर्य, अ, सोम मतलब चंद्रमा, सूर्य मतलब सन। ये हमारी धरती है, जो पृथ्वी है, उसको धारण करते हैं, जगत को धारण करते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे वात पित्त कफ हैं, हमारी शरीर को धारण करते हैं। तो यहाँ पे एक उपमा दी गई है कि क्या कार्य होता है। सिंपल अपना हमारे शरीर को धारण करता है और हमारे शरीर में ही इक्विलिब्रियम बना के रोगों को दूर रखता है। और अगर इनका विषमावस्था आ जाती है तो रोग इनकी वजह से हो जाता है, ये शरीर को दूषित भी कर देते हैं। इसीलिए हम लोग इसे त्रिदोष बोलते हैं, क्योंकि ये खुद दूषित नहीं होते, ये धातुओं को हमारे दूषित कर देते हैं। इसलिए धातुओं को हम लोग कहते हैं दूष्य, और इसको हम लोग कहते हैं दोष। ठीक है? दोष होता है वात पित्त कफ, और दूष में आ जाता है धातु, मल। ठीक है? सारी चीज़ें अपना आ जाता है, दूषित हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अभी देखते हैं, ये हम लोगों ने देखा त्रिदोष के क्या कार्य थे। अब स्वस्थ मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय हमना स्वस्थ इत्यादि दिए थे। मतलब उसके जो दोष हैं, ये सुश्रुत ने दिया था श्लोक के दोष हैं, वो सम अवस्था में होने चाहिए। समदोष सम अग्निश्च, अग्नि होगा यहाँ पे, ठीक है? सम अग्नि, समाग्निश्च, तो मतलब अग्नि भी सम होनी चाहिए। समाग्निश्च और सम धातु मल क्रिया, धातु भी सम है, धातु भी सम है, मल भी सेम है। ठीक है? इन सब की जो क्रियाएँ हैं, वो सारी समअवस्था में हैं, जो नेचुरल स्टेट होती है उसमें है। उसकी इंद्रियाँ जो है प्रसन्न हैं, ठीक है? वो प्रसन्न है, उसकी इंद्रियाँ अच्छे तरीके से काम कर रही है, उसके स्वस्थ मन मन जो है वो भी अपना प्रसन्न है। तो इस तरीके के इंसान को हम लोग, या फिर इस चीज़ को हम लोग स्वस्थ पुरुष बोलते हैं। ठीक है? इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि स्वस्थ पुरुष क्या होता है और स्वस्थ क्या होता है। ऐसे अभी आगे आप पढ़ेंगे, सुष्ठु निर्विकारत्वेन तिष्ठति स्वस्थः स्वस्थस्य भाव स्वास्थ्य। बहुत सारे श्लोक्स हैं आपके आएँगे आगे, तो इस चीज़ का लोड नहीं लेना है। यहाँ पे जो श्लोक्स आते जा रहे हैं उनको ही बस एक तरीके से देखना है, याद करना है। तो स्वस्थ मनुष्य के जो लक्षण हैं, ये सूत्र स्थान का श्लोक है, तो ये इम्पोर्टेंट आता है। आपके चरक में भी आएगा, सेकंड ईयर में, अभी नहीं आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट आ जाता है कि हाँ, स्वस्थ पुरुष क्या होता है। त्रिदोष के कार्य आपको पता चल गया कि हाँ, किस तरीके से जगत, जैसे जैसे चंद्रमा और सूर्य जगत को धारण करते हैं, उसी तरीके से कफ वात पित्त कफ अपने देह को धारण करते हैं, शरीर को धारण करते हैं। अब धातु के क्या कार्य होते हैं? पीर्णम जीवनम लेपम स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादक धातुना श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृता। तो धातु क्या होते हैं? रस, शब्द, सब धातु होती है ना, रसासक मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सप्त दुष्या। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये होते हैं। तो शुक्र मतलब ये 7 जो धातु होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इसमें क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, वही यहाँ पे इस श्लोक के बारे में बताया गया है कि प्रीणम जीवनम लेपन, एक प्रीणम जीवनम लेपो, ठीक है? फिर स्नेहो, स्नेहो धारण पूर्णे, ठीक है? गर्भोत्पादक। तो 7 हो गए ना?
रस का क्या कार्य होता है? प्रेरण। रक्त का क्या कार्य होता है? जीवन प्रदान करना। मांस का लेपन, मेद का स्नेहन, फिर अस्थि का धारण, मज्जा का पूरण और गर्भोत्पादन शुक्र का कार्य होता है। तो ये भी आगे आपके जो ये धातु हम लोगों ने देखा ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब के इंडिविजुअल चैप्टर्स बने हुए हैं। तो वहाँ पे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा और अच्छे तरीके से ये पता चलेगा कि हाँ, धारण मतलब क्या होता है, प्रीणन मतलब क्या होता है, लेपन मतलब क्या होता है और गर्भोत्पादन क्या होता है। वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको समझ में आएँगी। तो यहाँ पे बस ये श्लोक्स आपको याद रखने हैं, तो याद रखिए क्योंकि ये बेस वाले श्लोक हैं, ये श्लोक हमेशा आपको याद होने चाहिए। जैसे धातु का और क्या होता है श्लोक? धारणा धात्वा, धारणा धात्वा, कि जो शरीर को धारण करे, ठीक है? धारण करे, पोषण करे, उसको हम लोग धातु कहते हैं। उपधातु क्या होता है? वो धातु जैसा ही होता है बट शरीर को पोषण नहीं प्रदान करता है, ठीक है? फिर मूत्र के क्या कार्य होते हैं? मूत्रस्य क्लेद वाहनम, जो क्लेद होता है उसको बाहर निकालता है। पुरीश का क्या कार्य है? पुरीशस्य अष्टम्बनम, तो मतलब ये धारण करता है एक तरीके से। स्वेद, स्वेदस्य क्लेद वर्धति, तो एक क्लेद को बढ़ाता है। फिर रोग आरोग्य के क्या कारण होते हैं? तो ये देखो अष्टांग हृदय में भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, यहाँ पे चरक में भी आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है कालार्थ कर्मणा योगो हिन मित्यति मात्र का सम्यक योगश्च विज्ञो रोगारोग ये के कारणम। तो अष्टांग हृदय का श्लोक है जिसमें बता रहे हैं कि रोग किन किन चीज़ों से होता है। काल, अर्थ, कर्मणा, योगो हीन मित्यति मात्र का, तो मतलब काल, अर्थ, कर्म, ये सारी चीज़ों का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग होने से रोग की उत्पत्ति होती है। जैसे कोई भी काम है अपना, ठीक है, या काल की बात करें तो काल क्या होता है? टाइम होता है। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, वात का प्रकोप होता है। आप कहेंगे आप ये कैसे समझ में आ गया? प्रकोप, ये कैसे पता चला? तो अभी इसी चैप्टर में देखिए नीचे यहाँ पे पता चलेगा कि किसका, ठीक है, प्रकोप किस दोष का किस ऋतु में संचय होता है, प्रकोप होता है, किस में प्रशमन होता है, अभी बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे काल है तो वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप है, अब हम इसमें वातज ही आहार विहार कर रहे हैं तो वात जो होगा वो और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे कहेंगे मिथ्या आहार, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं काल। और जैसे वर्षा ऋतु हो गई ग्रीष्म ऋतु में, मतलब वर्षा होने लगी ग्रीष्म ऋतु में, तो ये क्या है? मिथ्या ही तो है, वो जो नॉर्मल नहीं है वो अ, हो रहा है तो उसे मिथ्या बोलते हैं। तो या फिर किसी चीज़ को बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ को बहुत यूज़ कर रहे हैं। जैसे कोई भी चीज़ अधिक करते हैं हम लोग तो वो हानिकारक ही होती है, कोई चीज़ बहुत कम करते हैं वो भी कोई काम नहीं होती है। तो ये रोग और आरोग्य के कारण है कि हाँ, इन वजहों से रोग होता है, इन्हीं वजहों से रोग खत्म होता है, ठीक है। रोग रस की उत्पत्ति बताई गई है कि कौन से रस में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है। इसका ऐसे आप याद रखिए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। या फिर तिक्त, कटु, कषाय किसी तरह भी किसे याद कर सकते हैं। तो ऐसे याद करिए, पीजे, पीजे और पग, जग, ठीक है, वक, वग और पीवी, पव, ठीक है। पीजे, पीजे, पग, जग, वक, वग, पव, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। थोड़ा सा शुरुआत में याद करने में मुश्किल होता है लेकिन बहुत अच्छा रहता है इस तरीके से अगर आप याद कर लें। पीजे, पग, जग, वक, वग और पव, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। यहाँ पे ये ध्यान रखिए, तिक्त ऊपर हम लोगों ने लिखा है, कटु नीचे लिखा है। बहुत जगहों पे कटु ऊपर होता है, तिक्त नीचे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं कौन सी महाभूत की प्रधानता है कौन से रस में। फिर रस जो संबंध की बात करते हैं तो कौन से जो रस होते हैं वो कौन से दोषों का शमन करते हैं, कौन सा प्रकोप करते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ठीक है। तो मधुर, अम्ल, लवण ये वात को कम कर रहा है, वात शामक है। अब यहाँ देखिए, मधुर, अम्ल, लवण वात को कम कर रहा है। नीचे नीचे के जो 3 है ये कफ को कम करते हैं अपने, ठीक है। और जो ऊपर का एक है मधुर और नीचे के 2 हैं तिक्त और कषाय, ये पित्त को कम करते हैं अपने, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बन जाता है यहाँ से, और ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके फाइनल ईयर तक काम आएगा। ये चीज़ आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये एकदम बेसिक है। अगर यही नहीं आता होगा तो ना कोई भी समझेगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, कोई भी चीज़ नहीं आती आयुर्वेद में। फिर ऋतुओं की बात करते हैं तो ऋतुओं में जैसे
कौन कौन सी ऋतु होती है हमारी? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो इसका हिंदी वाला नाम ये आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि जो ऊपर की 3 होती हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ये उत्तरायण होती है, जिसको हम लोग आदान काल भी बोलते हैं। और जो नीचे की 3 है, वर्षा, शरद, हेमंत, इसको दक्षिणायन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये आपके अष्टांग रिदम में थर्ड चैप्टर है, जो नहीं, सेकंड या थर्ड चैप्टर है, देख लीजिएगा, ऋतुचर्या वाला। तो उसमें बताया गया है कि क्यों इसको उत्तरायण बोलते हैं, क्यों इसको दक्षिणायन बोलते हैं। इसमें बल का क्या रोल होता है कि हाँ, ग्रीष्म और वर्षा में सबसे हीन बल होता है, फिर उसके बाद मध्यम बल होता है वर्षा और शरद में, फिर उससे ज़्यादा बल होता है शिशिर और हेमंत में, सर्वश्रेष्ठ बल होता है कि हम लोग इस ऋतु में कुछ भी खा लें वो हमारा पच जाता है। लेकिन वही हम लोग गर्मी में या वर्षा में ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारा वो पाचन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो वही हमारा बल की बात कर रहे हैं, जठराग्नि के बल की बात कर रहे हैं, और हमारी बॉडी के बल के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपके ऋतुचर्या में आएंगी। तो ऋतुचर्या आपको पता होना चाहिए। अगर पढ़ लिया है आपने अष्टांग हृदय में, अच्छी बात है, पढ़ लीजिएगा, सेकंड या थर्ड चैप्टर है, देख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड चैप्टर है जनरली। ठीक है, और उत्तरायण, आदान काल, दक्षिणायन ये। और अब कि कौन से दोष किस ऋतु में संचय होते हैं, किस ऋतु में प्रकोप होता है, किस ऋतु में प्रशमन होता है, वो हम लोग बात करेंगे। जैसे वात है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। जो वर्षा है इसको पहले ले, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, फिर हेमंत के बाद क्या है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वात, पित्त, कफ। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, ऐसे याद याद रखिए। पहले ग्रीष्म, सबसे पहला जो है आपको ग्रीष्म याद रखना है कि हाँ, ग्रीष्म से स्टार्टिंग होती है। फिर ग्रीष्म के बाद क्या आता है? वर्षा, शरद। अब बीच वाला उठा लिए, वर्षा, शरद, हेमंत। फिर हेमंत के बाद शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। अब वात, पित्त, कफ, संचय, प्रकोप, प्रशमन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन से ऋतु में कौन कौन से दोषों का संचय होता है, प्रकोप होता है, प्रशमन होता है। फिर ऋतु रस संबंध क्या होता है? तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, तिक्त, कषाय, कटु, अम्ल, लवण, मधुर। अब ऋतु हैं जो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो इसको लाइन से लिख लीजिए, और एक वो है ट्रिक, टिकाक अलम। टिकाक अलम, ये याद रहेगा। टिकाक मतलब तिक्त, फिर उसके बाद कषाय, फिर कटु, फिर अम्ल, लवण और मधुर। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए। फिर रसगुण संबंध क्या होता है? तो जैसे मधुर है, मधुर रस, मीठा जो होता है, तो क्या होता है इसमें गुण? स्निग्धता होती है, शीत होता है, गुरु होता है। अब देखो, हम लोग ने देखा था कि ना, कि मधुर, अम्ल, लवण, ये तीनों जो थे ये वात को कम कर रहे थे। तो इनमें वही वाले गुण होंगे जो वात के अपोजिट होते हैं। तो जैसे स्निग्ध है वो वात का अपोजिट है, शीत भी वात का अपोजिट है, और यहाँ पे गुरु है, ये भी वात का अपोजिट है। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि मधुर में सबसे ज़्यादा स्निग्ध, शीत, गुरु। अब अम्ल है, खट्टा होता है, और खट्टा गरम तो होता है, जैसे हम लोग कैरी खाते हैं तो स्निग्ध है, गरम भी है, लेकिन वो हल्कापन खाने पे महसूस होता है, उसमें भारी भारी नहीं, पेट नहीं भरता किसी अम्ल चीज़ को खाने से। जैसे कोई भी चीज़ें, खट्टे अचार खा लिया, नींबू खा लिया, तो उससे पेट नहीं भरता, लेकिन उससे स्निग्धता और गरम गरम फील होता है। कैरी खाने के बाद कुछ लोगों को मतलब पित्त होता है, पित्त बढ़ जाता है। फिर लवण, लवण क्या होता है? नमकीन होता है, स्निग्ध, उष्ण और गुरु। जैसे आपने नमक देखा होगा, नमक कितना भारी होता है, उठाने पर ही भारी लगता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। वो ये नहीं बता रहे कि हाँ वो भारी होता है इसलिए उसका गुण गुरु है, नहीं, उसका उसका क्वालिटी ही होती है गुरु। ठीक है, ना कि उसकी वेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी है कि बॉडी में जाके कौन से क्वालिटी को बढ़ाएगी, कौन से गुण को बढ़ाएगी। तो गुरु गुण को बढ़ाता है, उष्ण होता है, गर्म होता है और स्निग्ध होता है। बस आप याद रखने के लिए उसे रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, नमक हम लोग जो मुट्ठी में बंद कर लेते हैं तो गरम गरम फील होता है, भारी होता है, चिकनापन आ जाता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। कटु, तिक्त, कषाय। कटु सिंपल, रुक्ष, रुक्ष, रुक्ष। आप लोग इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ये ऊपर वाले 3 रुक्ष, नीचे वाले 3 रुक्ष। फिर स्निग्ध, रुक्ष। फिर ये देख सकते हैं कि गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु। फिर शीत, उष्ण, 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 शीत, शीत। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं, वो आपकी ऊपर है कि हाँ, ये देख रहे हैं कि पित्त को कौन कौन शांत करता है। तो पित्त को शांत करता है मधुर, तिक्त और कषाय। ठीक है, तो अब मधुर, तिक्त, कषाय में कौन कौन से गुण होंगे? शीत गुण होगा, क्योंकि वो पित्त का अपोजिट होता है, तो ये शीत शीत वाले हो गए। और ऊपर के 3 वात को कम करते हैं, तो स्निग्ध गुण आ गया।
नीचे वाले कफ को कम करते हैं तो रुक्ष गुण आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर त्रिदोष की बात करते हैं और दिन और रात से क्या रिलेशन होता है, तो ये सिर्फ वात इस तरीके से आप बना सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, कि सबसे पहले 2 PM से 6 PM तक, 2 से 6 तक, फिर ये 10 आ गया इधर, तो 10 से 2 कौन है, पित्त, 2 से 6 कौन है, वात, और 6 से 10 कौन है, कफ। ये आप याद रखेंगे सर्कल, या आप अच्छे तरीके से घड़ी याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगी कि दिन में क्या क्या है, रात में क्या है। तो इस तरीके से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बाकी यही था जो बेसिक्स होते हैं अपने, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग ने बात करी कि त्रिदोष क्या होते हैं, उसके क्या कार्य क्या होते हैं, स्वस्थ मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, धातु के क्या कार्य होते हैं, मूत्र का क्या कार्य होता है, पुरुष का क्या कार्य होता है, स्वेद का क्या कार्य होता है, और रोग आरोग्य के कारण कि हीन योग, अति योग, मिथ्या योग से रोग होते हैं उत्पन्न, दोषों की विषम अवस्था आ जाती है जिससे धातु जो होते हैं दूषित हो जाते हैं, तो उसके जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। दोष दूष सम्मूर्छना जनितो व्याधि, इसको आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। बाकी रस और महाभूत की क्या रिलेशंस हैं वो भी हम लोगों ने बताया कि रस मधुर अम्ल और कटु तिक्त कषाय, पीजे पग जग वक वग और पव, ये आएगा। फिर दोष और रस का क्या संबंध है, वात पित्त का शामक रस कौन से, प्रकोपक कौन से, ऊपर के 3 वात को कम करेंगे, नीचे के 3 कफ को कम करेंगे, ऊपर का एक और नीचे के 2 पित्त को कम करेंगे, और इसके अलावा जो भी उल्टा होगा वो आप देख लीजिए। फिर ऋतु की बात करते हैं तो हिंदी में जो लिखा हुआ है वो आपको याद करना है, ऊपर के 3 उत्तरायण, नीचे के 3 दक्षिणायन बोलते हैं। बाकी आप इसमें ज़्यादा ऋतुचर्या चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी फिर ऋतु दोष संबंध में वात पित्त कफ किस में संचय होता है, किस में प्रकोप होता है, किस में प्रशमन होता है, ये आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि आप भूल जाते हैं बहुत ज़्यादा कि आज याद कर लिया, याद हो गया, लेकिन वो भूल गए। तो इसको ट्रिक बना के एक तरीके से याद करिए जैसे। और ये ऋतु और रस संबंध है तो इसका टीका कलम है, ये कभी नहीं भूलेंगे आप। फिर रस गुण संबंध है तो ये भी आप अब कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ ऊपर के वात को कम कर रहे हैं तो ऊपर के 3 स्निग्ध हैं, नीचे के 3 रुक्ष हैं। फिर ऊपर का 1, नीचे के 2 पित्त को कम कर रहा है तो शीत वाले हो गए, उसके अलावा उष्ण कर दो। फिर गुरु लघु, गुरु लघु, लघु गुरु, बस यही थी चीज़ें। फिर त्रिदोष का वात पित्त, इस देखो इसको आप इसी तरीके से कर सकते हो, KPV, KPV अच्छे से बताते हैं मिटा के, KPV, बस ये याद रखिए आपका सारा बन जाएगा। छोटे पर कफ ज़्यादा होता है, अपना जवान होने पर पित्त, फिर उसके बाद वृद्धावस्था में वात ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, प्रधानता हो जाती है वात की। उसके बाद खाना खाने से पहले कफ, उसके बाद पित्त, उसके बाद वात। ठीक है, इसी तरीके से होता है। दिन में KPV आप लगा दो कि प्रारंभ में कफ, फिर पित्त, फिर वात, इस तरीके से KPV आप जहाँ पे भी लगाएंगे वो लग जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ चैप्टर। इसमें हम लोगों ने बेस बनाया अपना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आयुर्वेद में जो आपको हमेशा काम आएंगी। त्रिदोष हो गया, त्रिदोष के क्या कार्य होते हैं, बाकी ये महाभूत वाभूत वाली चीज़ें सब कुछ यहाँ पे बताई। बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी वो आगे के चैप्टर्स में आएंगी। तो आगे के चैप्टर्स इसी तरीके से आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपका पूरा पूरा क्रिया शरीर अच्छे तरीके से आ जाएगा। और क्रिया शरीर अच्छे तरीके से आता है तो आपका आयुर्वेद किस तरीके से काम करता है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि धातु कौन से होते हैं, रस धातु कैसे काम करता है, रक्त धातु क्या काम करता है, क्या कार्य होते हैं इनके। ठीक है, इनके कम होने से क्या हो जाता है, इनके बढ़ने से क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। बाकी दिस इज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। बाकी टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे नोट्स वोट्स और बाकी चीज़ें डाउट्स पूछ सकते हैं, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय।